बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़म का इजहार किया है कि इनकी माफिया के खिलाफ जंग मुल्क की तरक्की के लिए है और अवाम इनके साथ हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह इस माफिया को शिकस्त दे के रहेंगे। आपका वज़ीर आज़म आपके सामने जो एक लाइव टेलीथॉन होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब टेलीफोन पर मुल्क के तूल अर्ज़ और बैनुल मुल्क जो समुंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं उनकी कॉल्स लेते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ जो सवालात की सूरत में उठाए जाते हैं उनके जवाबात देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की जो मईशत है वो सुकड़ी है और अशिया खुर्दनोश और मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत में 22 करोड़ लोग कोरोना वायरस की वजह से खत गुर्बत से नीचे गए हैं और बरतानिया की इकोनॉमी भी 10% सुकड़ी है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में हालात इस नहज पे नहीं गए, बल्कि उन्होंने अदाद शुमार पेश किए और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इसी असना में, इसी पीरियड में जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत जारी है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 7.5% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल को भरपूर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 13.5% इजाफा हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब जो अकाउंट में पैसे आए हैं जो समुद्र पार पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया एफबीआर के रेवेन्यू में 11% इजाफा हुआ है। फिर उन्होंने कहा मोटरसाइकिल सेल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं और जो रूरल इकोनॉमी उसमें पैसा गया है। और उन्होंने बताया कि इवन जो किसान है उनको 500 अरब रुपए गंदम की मद में पैसा इस लिहाज से दिया गया क्योंकि सपोर्ट प्राइस बढ़ाई। लेकिन साथ साथ जब सवालात महंगाई के हवाले से हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो नए वजीर खजाना हैं शौकत तरीन साहब, उनको ये टास्क दिया गया है सबसे अहम कि महंगाई को कम किया जाए और इसके लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए इन हालात के पेश नज़र और साथ में ग्रोथ रेट को भी बढ़ाया जाए। और भी बहुत से सवालात हुए जो आगे जाकर उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट अहम सवालात भी उठाए गए। कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल और जो भारत के साथ बातचीत की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इस पर वज़ीर आज़म साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की जो मकबूजा कश्मीर की साबका सूरत हाल बहाल नहीं करता, इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। साथ में जो फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जिस किस्म की क़यामत बर्पा की हुई है इसराइली काबिज़ फ़ौजों ने, इस पर वज़ीर आज़म साहब ने इसकी मज़म्मत की और कहा कि आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो इस वक्त रमज़ान शरीफ के आखिरी अयाम पे वहाँ पर हमले हो रहे हैं। इन तमाम नुकात का आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दो इंतहाई मोतबर नामों ने, दो तजिया निगार हैं, हमारे निहायत मोहतरम हैं मज़हर अब्बास साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, नोटेड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। दोनों मुसलमान को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज शहजाद चौधरी साहब से आपसे गुफ्तगू करूंगा। शहजाद चौधरी साहब, सर डोमेस्टिक फ्रंट से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो माफियाज हैं उन्होंने जो शरीफ फैमिली है, जो अपोजिशन है, उनके हवाले से बताया कि उनकी क्या करप्शन है। फिर साथ में शुगर माफिया की बात की। जो कब्जा ग्रुप है उन्होंने बताया कि 27 अरब रुपए की जमीनें वागुजार कराई गई हैं, उनका इनके खिलाफ जदोजहद जारी है और फतह इनकी होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये पॉलिटिकल रिजॉर्व का इजहार उन्होंने किया, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और जो ये मुख्तलिफ किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट है इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनके नताइज निकल रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब। अनवार, देखिए, जो कि लीडर कोई भी अपना बयान देता है जी, और खास तौर पे इस किस्म का बयान जिसको कि पॉलिसी बयान के जुमरे में सोचा जाए, चाहे वो ये कहें कि मैं घर बना दूंगा, मैं नौकरियां क्रिएट करूंगा, हम इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर देंगे, ये सब, और फिर उसके बाद कुछ उनके ऐसे फ्लैग्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कुछ हमने इकोनॉमी में करना है, ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं। पॉलिसी को हासिल करने के लिए स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, यानी इंप्लीमेंटेशन का जब काम आता है तो उसमें सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन चीजों ने उनको हासिल करना है। वो तो है, चले मिनिस्ट्रियां हैं, अगर मिनिस्ट्री से अलावा भी कुछ बनाना है तो बनाना चाहिए। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आती है। फिर उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन है और फिर मॉनिटरिंग है। अच्छा, हमें कुछ फायदा इस तरीके से पिछले साल में ये हुआ, एक तो एक कोविड का जो पहले एक तो हमारे ऊपर वेव्स आई हैं उसने उस तरह का नुकसान नहीं किया जिस तरह बाकी दुनिया में आमतौर पर ज्यादा बड़े मुल्कों में हुआ। अच्छा, उसका एक वजह यह बन गई। दूसरी वजह यह बन गई कि हमारे जिस किस्म का, फॉर एग्जांपल, अगर टेक्सटाइल के अंदर अगर कमी आई इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी जगहों पे, तो हमने वो जो गैप क्रिएट हुआ उसको बहुत ज्यादा हमने फायदा उठाया उससे, और फिर हमारा यानी कि ऑर्डर्स हमारे पास आना शुरू हो गए। तो ये तो एक हकायक है। अब ये कब तक रहेंगे, कब तक रह सकते हैं, ये डिटरमिन करेगा क्या हमारी इकोनॉमी जिसके अंदर कुछ आसार बेहतरी के आए वो आसार कायम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो मेरा ख्याल है
इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आ जाते हैं उनकी बड़ी बात के ऊपर कि माफियाज का जहां तक मुकाबला करना और देखिए ये उनकी उसी कहना चाहिए कि रेट्रिक का हिस्सा है जो वो पहले कहते रहे हैं कि यहां पर जो करप्शन के खिलाफ उनका रेट्रिक है और करप्शन से अब माफियाज की तरफ चला गया। ये माफियाज हमेशा से पाकिस्तान में है, ये कोई नए नहीं है। इन्होंने चीनी हो, आटा हो, गंदम हो, बाकी चीजें, तेल है, इन सब चीजों पे आपने देखा कि इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उसके लिए मार्केट की समझ होना बहुत लाजमी था और इनके यहां 2.5 साल लग गए मार्केट को समझने में। अच्छा, अब अगर समझ आ भी गई है, या अभी शौकत तारीन साहब आए हैं, कुछ मार्केट वो जानते हैं, हफीज शेख साहब को जाननी चाहिए थी, लेकिन अगर वो मार्केट को जानते हैं या अभी जान गए हैं तो फिर भी जो कुछ करेंगे वो फायदामंद इस तरीके से होगा कि सप्लाई और डिमांड का जो मामला है वो अगर मिलता रहे, उसका मेल रहे, तो कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो ये चंद ऐसे हकायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा एलिमेंट ऐड कर दूं, एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ कमजोरियां, बल्कि काफी सारी कमजोरियां रही हैं। इनकी लीडरशिप सूबों के अंदर कमजोर है, जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है वो उस तरीके से इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए। यानी जहां पर आप डिमांड और सप्लाई को नहीं समझते तो वहां डंडे के जोर से, कानून के जोर से, एडमिनिस्ट्रेशन के जोर से, प्राइस कंट्रोल कमेटीज के थ्रू आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इनको काबू में रखा जाए। वो भी ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नाराजगियां बहुत ज्यादा रहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें ठीक हो जाएं अगर, तो हो सकता है कि अगले 2.5 साल में कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी के आसार हो सकते हैं। जी, मजहर अब्बास साहब, सर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जाहिर बात है हर किसी का अपना मौकफ होता है, लेकिन जो अदाद शुमार है उससे ही आप जान सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हुई। और हमने देखा है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर से सवाल होता है वो कहते हैं कि जी ये कोई तब्दीली बटन स्विच ऑन नहीं है कि इसको ऑफ को मैं ऑन कर दूं, और इसमें वक्त लगता है तमाम चीजों में तब्दीली आने के हवाले से। और आज तो वो फैक्ट फाइल लेकर आए थे, उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें टर्की, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वो कहां पर हैं, पाकिस्तान में कहां रखी गई हैं, बिजली के जो पुराने मंसूबे थे कैपेसिटी पे उनको पेमेंट की जाती है और वो इनको विरसे में मिले हैं, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर जो पाकिस्तान में कर्जों का बोझ है। तो उन्होंने कहा हमने 2.5 सालों में बहुत कुछ किया है, लेकिन ज्यादा चीज वो बिकती है कि जो जिसके बारे में ये हो कि जी अब तक कुछ नहीं हुआ। और एक सवाल हुआ था कि जी क्या तब्दीली आई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप मीडिया के एक स्ट्रांग आवाज हैं, एक तवाना आवाज हैं, क्या आप कहेंगे ये जो अदाद-ओ-शुमार आज वो शेयर कर रहे थे, जो ग्राफ्स लेकर आ रहे थे, आप समझते हैं तगड़ा केस है कि जी 2.5 साल में काम हुआ है और शायद तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी और हालात उस डगर पे नहीं है या उस नहज पे नहीं है जिसकी ज्यादा बातचीत होती है, जिसकी ज्यादा अक्कासी होती है? मजहर अब्बास साहब। शुक्रिया अनवार। मुझे ये बताएं कि ये जो बात प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं कि ये स्विच बटन ऑन और ऑफ नहीं किया जा सकता, कर दूं, ये बात 2018 में क्यों नहीं की उन्होंने? ये बात इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की उन्होंने? इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब क्या कहते थे? मैं 6 महीने में इसको दुरुस्त कर दूंगा, 4 महीने में इसे दुरुस्त कर दूंगा, 3 महीने में इसको दुरुस्त कर दूंगा। पुलिस रिफॉर्म्स की मिसाल देते थे, नासिर दुर्रानी मरहूम की मिसाल दिया करते थे। वो ये सारी बातें मैंने तो नहीं की थी, ये सारी बातें इमरान खान ने की थी। उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये कोई वो नहीं है कि मैं स्विच ऑन कर दूं तो ठीक हो जाए, ऑफ कर दूं तो खराब हो जाए? इसलिए कि इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है, उतना काम नहीं होता जितना वो बताते हैं। अच्छा, उतनी रिफॉर्म्स नहीं हुई होती जितनी वो कह देते हैं। और उससे अगर आप एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि लोग खुद कहें कि ये काम हो रहा है, उसको ना कहना पड़े कि मैं ये काम कर रहा हूं। वो काम नजर आता है। जब आप काम करते हैं ना तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूं। मुझे बताएं, सिर्फ 2 रिफॉर्म्स कर देते ये 2.5 साल में, एक पुलिस रिफॉर्म, एक सिविल सर्विस रिफॉर्म। आपको बाकी चीजें करने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ब खुद होती। लेकिन दोनों चीजों में 1 इंच की प्रोग्रेस नहीं हुई, बल्कि चीजें डिक्लाइन की तरफ गई हैं। तो अब आप जब ये क्लेम करते हैं ना कि देखें, अब इस वक्त अगर आप ये कहें कि अशराफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जब ये बात कहे कि अशराफिया ने मुल्क पर कब्जा किया है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर अशराफिया का हिस्सा होता है। अशराफिया क्या होती है? पैसा, ताकत, इन्फ्लुएंस।
اگر آپ وزیر اعظم ہیں جو ملک کا سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے، وہ اگر یہ کہے کہ اس ملک پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے، تو بھائی پرائم منسٹر آپ کس چیز کے ہیں؟ آپ کو اس قبضے کو ختم کروانا تھا نا، تو آپ نے اس قبضے کو ختم کرانے کے لیے کیا کیا؟ آپ دو مثالیں صرف، آپ اپوزیشن کے علاوہ، صرف اپوزیشن تو اشرافیہ نہیں ہے جی اس ملک میں جس انصاف کی آپ بات کرتے ہیں، اس انصاف میں مجھے انصاف مل جاتا ہے اس لیے کہ میرے پاس ایک پریس کارڈ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، مجھے بہت سے لوگ انٹرٹین کر لیتے ہیں، لیکن اس عام آدمی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں کیا۔ یہ جو آپ مظہر مجھے صاحب بتائیں، جی آپ کہہ رہے ہیں ریلیف کا، وہ جو ریلیف کی میجرز دیتے ہیں، یہ میں ضرور سوال سامنے رکھوں گا۔ آپ نے سول سروس ریفارمز کی بات کی، پولیس ریفارمز کی بات کی، یہ جو انہوں نے بتایا کہ اتنا کام جو کیا گیا ہے، اور احساس پروگرام ہے، کسان کارڈ ہے، جو رولر 65% ہماری آبادی دیہی ہے، وہاں پر لوگوں کو جو پیسہ گیا ہے وہاں رولر اکانومی میں، اس حوالے سے وہ بیٹر آف ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سوال اٹھایا کہ یہ جو فگرز دیتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ ٹریکٹرز ہیں ان کی بکری ہوئی ہے، ان کی موٹر سائیکلز کی ہوئی ہے، تو ان کا ظاہر بات ہے جو رولر ایریا میں ہے ہیلتھ کارڈ ان کو دیے جا رہے ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ اور ساتھ میں ان کا روٹن سسٹم ہے، ادارے جو ہیں، نئے ادارے بنانا آسان ہے، پرانوں کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ دو کام اگر وہ کر لیں، اور ان کا یہی مطمع نظر ہے کہ قانون کی بالادستی، امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا انصاف اور دوسرا فلاحی ریاست، تو ان کا یہ گول اچیو ہو جائے گا۔ امیر اور غریب کے لیے انصاف، دیکھیں ہم وہ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا وہ جو طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس سے ایچ ایس این اور ایک گورنمنٹ اسکول ایک جیسے نہیں ہوں گے، اچھا، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ورنہ وزیر اعظم مجھے بتا دیں کہ کیا کوئی گورنمنٹ اسکول ایچ ایس این والا ہوگا؟ بنے گا ایچ ایس این والا اسکول؟ نہیں بنے گا۔ ٹھیک، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ یہ جو میسج آپ دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں میسیجنگ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتی ہے۔ آپ کے یہاں کوئی ایک سسٹم نہیں ہے، آپ کے یہاں ٹرائبل سسٹم ہے، آپ کے یہاں جاگیردارانہ سسٹم ہے، آپ کے یہاں سرداری سسٹم ہے۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا ایک جیسا ان سب کو ایک قانون کے تحت لانے کے لیے، کیا آپ جو ہر جوڈیشری آپ لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا سسٹم ہے۔ فوج لے لیں آپ، وہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا اپنا سسٹم ہے۔ تو رہ جائے کہ کیا رہ جاتے ہیں؟ میں اور آپ رہ جاتے ہیں۔ میرے لیے صرف وہ یہ جو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹس ہو، باقی لوگوں کے سب کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، لیکن مجھے پھر اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کو آپ نے بہتر نہیں، ہم سپریم کورٹ سے نیچے ہی نہیں آتے، ہم ہائی کورٹ سے نیچے ہی نہیں آتے، لوور جوڈیشری کی طرف نہیں آتے۔ میں اس پہ جوڈیشری کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو بہتر۔ تو جوڈیشل سسٹم بھی آپ کا نہیں بن پایا۔ جہاں تک احساس پروگرام ہے، یہ سب چیزیں پے آف کریں گی اگر وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی پے آف کریں گی۔ وہ چاہے آپ کو نظر نہ آئے، لیکن وہ جو کسان ہے، وہ جو ایک عام آدمی ہے جس کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے، وہ کچھ ہو نہ ہو، وہ آپ کو ضرور سپورٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم بھٹو کا 40 سال کا جو 40 سال تک اس کا وہ رہا، شہر رہا، وہ کیوں رہا؟ جی اس نے کہیں نہ کہیں لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، اس کا ریئیکشن لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ووٹ دیتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی سکیمز لائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پے آف کرے گا، پے آف کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ میں مظہر صاحب آپ کا دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں۔ شہزاد چودھری صاحب، سر آپ بتائیے گا، مظہر عباس صاحب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا۔ ظاہر بات ہے پاکستان میرے خیال میں، جیسے انہوں نے کہا 2018 میں، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک تقریر میں کہا تھا کہ جب اقتدار میں آئے تو ان کو معلوم پتہ چلا کہ کیا کیا صورتحال ہے، اور ظاہر میں اقتدار میں بیٹھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہوں نے قطر گیس پائپ لائن منصوبے کی بات کی کہ معاہدہ پہلے ہو گیا تھا، اس کا جو ریٹ ہے وہ 13.37 برنٹ پہ ہوا، اور اس کو 10.2% برنٹ پہ لے کر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس میں 134 ارب روپے کم کروائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری جو گرمیوں کی پیک ہے وہ 24,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اور سردیوں میں ڈیمانڈ ہماری 9,000 میگا واٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں پیمنٹ کیپیسٹی کی کرنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بجلی کی قیمت جب ہمیں بڑھانی پڑتی ہے سرکو ڈیٹ کی وجہ سے، اس سے مہنگائی اور چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیم گوز فار آئل۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی سپیس ملتی ہے حکومت کو کہ ریفارمز بھی کرے اور جو لوگوں کی توقعات ہیں اس پر بھی پورا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ضربت ہمارا ایک پولیٹیکل سچویشن ٹیمپریچر بھی ہمیشہ ہائی رہتا ہے؟
देखिए, इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है हमारे वज़ीर आज़म हैं, तो अगर मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे जैसे जो जो उनको समझ आती है वो हमें भी वही चीज़ें फिर बताना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरीके से मज़हर ने कहा कि 2018 से पहले मुकम्मल अहाता और तैयारी क्यों नहीं थी। इनकी जो टीम के चंद ऐसे कलीदी मेंबरान थे जिनको कि हम कहते थे और मेरी उम्मीद थी कि मुआशी तौर पर ख़ास तौर पर इकोनॉमी के अंदर वो बहुत रोल अदा करेंगे, कुछ ऐसे गलत फैसले किए और मिसस्टेप्स किए जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत अपनी पटड़ी से उखड़ गई। पटड़ी पे चढ़ी कभी नहीं, शुरू से ही पटड़ी पे चढ़ नहीं पाई, और ये जो लैग आया उनके बीच में जो कि वो पटड़ी पे नहीं चढ़ पाए और 2.5 साल गुजर गए, तो ये समझिए कि गाड़ी चलती रही लेकिन पटड़ी पे नहीं थी, पीछे थी, साइड पे उतर चुकी थी। तो अब वहां पे कितनी उसके अंदर ताकत और हिम्मत है ये हमारे सामने है। मेरे ख्याल में दो चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे मैं जो समझता हूं और कहना चाहता हूं वो ये है कि मुझे इससे तल्लक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को जितना मर्जा बुरी भला कह लूं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, सब नजर आती हैं, ये अगले इलेक्शन तक की तैयारी तो हो सकती है और वोट उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये लोग डिसाइड करें जी। लेकिन मुझे अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अगर आज बात समझ जाता है और समझने के बाद अगले 2.5 साल में बेहतर काम करता है और पाकिस्तान को कुछ फायदा पहुंचाता है और पाकिस्तान के अवाम को कुछ फायदा पहुंचाता है, तो मेरे लिए वो भी एक बड़ा पॉजिटिव। ठीक। पॉजिटिव ये नहीं है कि इमरान खान के हक में पॉजिटिव है, पाकिस्तान के हक में पॉजिटिव है। ठीक। तो अगर उनकी बातों को मैं ये समझूं कि जो वो बातें करते हैं इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो अगर अब बेहतर अहाता कर पाते हैं, बेहतर तौर पे बात को समझ के कर रहे हैं, या ये कि वो सिर्फ हमें वो बातें बताते हैं जो कि उनको सूट करती हैं और उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस का एक पॉजिटिव पहलू हमारे सामने आता है, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बढ़ के गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, उनको उस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। सिर्फ रिफॉर्म की बात नहीं करता। देखिए, एक वक्त ऐसा था, मैं समझता था कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस किस्म के यहाँ मसाइल हैं, अगर यहाँ पर हम मसाइल बढ़ने से एतराज कर जाएं किसी तरीके से, ठीक है। हम अपने मसाइल बढ़ने ना दें, तो फिर वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप बेहतरी नहीं ला सकते तो और नुकसान या और गलतियां मत कीजिए और नुकसान मत लेके आइए। लेकिन हुआ क्या है कि अब लोगों को मिसाल के तौर पे आप आज की वो डिस्कशन उनकी है, जो उनका जो इंटरेक्शन था उसको समझ लीजिए। आम आदमी जिसने चीनी एक कीमत पे खरीदनी है, आटा एक कीमत पे खरीदना है, उसको क्या समझ आई होगी इन तमाम चीजों की। ठीक। इसलिए वो चीजें अभी भी वॉइड जो मिसिंग हैं वो ये हैं कि खान साहब को अगर अब समझ आ गई है तो अब टीम को इस तरह से तरतीब दें जो कि उनके लिए अगले 2 साल, 2.25 साल के अंदर कुछ काम करके ये इंडिकेट कर पाए कि हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुरू में तैयार नहीं थे लेकिन आधे रास्ते पे जाके उनको समझ आ गई और अब उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और कुछ ना कुछ छोड़ के चले गए। अब आना ना आना वापस ये अवाम का फैसला हो। दूसरा, मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिवली अवाम के लिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो कीमत का कंट्रोल है, ये चीजें जरूरी करनी है, ताकि वरना फिर अवाम का पैमाना लबरेज हो जाता है और माशरा बिखर जाता है, इंतशार की तरफ चलता है। जरा हम ये वो चीज जी इस पे मौकफ लेते हैं। ऑन अब्बास, सेनेटर ऑन अब्बास बफी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। ऑन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शहजाद चौधरी साहब हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो 2 घंटे से ज़ायद की इंटरेक्शन थी, अवाम से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए और अपना नुक्ता नज़र पेश की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बताया, तो उस पर तनकीदी जायजा लिया जा रहा है मज़हर अब्बास और शहजाद चौधरी साहब की जानिब से। मज़हर साहब का कहना मैं इसलिए आपके सामने रखूंगा क्योंकि आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे PTI के रहनुमा हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रिफॉर्म्स का वादा किया था और मज़हर साहब के कहने कि अगर पुलिस रिफॉर्म्स और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ही हो जाएं तो इससे बहुत से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। टू बिगिन विद, आप क्या कहेंगे बप्पी साहब, ये आपके रडार पे हैं और आप समझते हैं कि इनको करने से बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है? ऑन अब्बास साहब। सर, मैं थोड़ा सा आपको याद कराऊं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खत लिखा था मालिक अश्तर को, अगर आपको पुराना याद हो। उसके 14 पॉइंट से मैं वो कभी कभार जब अपने बैतुल माल में अपने स्टाफ से बात करता हूं तो उसमें मैं उनका जिक्र लाजमी करता हूं। उसमें वो लिखते थे कि तुम अपनी आवाम को ना अपना चेहरा दिखाया करो, शो योर फेस का एक कॉन्सेप्ट था। और दूसरा ये था कि जब लोग तुम पे तनकीद करें, जब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, उसको खंदा पेशानी के साथ सुना करो। सो आज का वज़ीर आज़म
साहब का आज बैठना लोगों को, और ये मेरे ख्याल में कोई 6ठी दफा पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आगे उनको और भी करना चाहिए और करेंगे भी सही इंशाल्लाह, कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम से बात कर रहा होता है तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका शायद उनको भी अंदाजा नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब कभी ऑफिशियली मूव कर रहे होते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बैरिकेड्स होते हैं, एक शेल होता है जिसके अंदर आम आदमी का, आम इंसान का शायद दाखिल होना बहुत मुश्किल हो पाता है। मिनिस्टर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मली उनको मिल पा रहे होते हैं। सो प्रॉब्ली ये एक वाहिद जरिया होता है जिसमें 5, 10, 15 अगर लोग भी अपनी बात कन्वे कर पाते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको जवाब देने के लिए जब अपने दिल से बात कर रहे होते हैं तो एक मैसेज एट लार्ज जो जा रहा होता है उसको वो आवाम बहुत पॉजिटिवली देखती है। मैं पर्सनली फील करता हूँ, जिन लोगों से मेरी बात होती है कि वो इसको कैसे व्यू करते हैं, वो कहते हैं यार ये एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर अपने दिल की बात जरूर कर रहा होता है। और आज की जो गुफ्तगू थी उसमें से अगर अब सीधा 2-3 इश्यूज के ऊपर प्रॉपरली देखा जाए तो उन्होंने बड़ा प्रिसाइजली कहा। एक अकाउंटेबिलिटी पे उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि जी उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नो मैटर कि व्हाट हैपेंस टू इट। एक इशू ये था। दूसरा ऑब्वियसली उन्होंने इकोनॉमिक्स के फिगर्स के ऊपर अपने अवाम को समझाने की कोशिश की कि कोई भी मुल्क जब वो तरक्की की राहें मंजिलें तय कर रहा होता है तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक फिगर जो आपके इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज होते हैं, आपने उसको एड्रेस करना और उसको बॉटम लाइन तक, ग्रास रूट तक, लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। आपने टाइम की बात की और अब्बास साहब कहता है मजहर साहब का कहना है कि 2018 में क्यों कर आप लोगों ने टाइम लाइन्स दी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जी वक्त लगता है, स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता। आप भी कह रहे हैं कि उसमें वक्त लगता है, लेकिन मजहर साहब का इस्तेदलाल ये है कि फिर 2018 में क्यों कर ये टाइम लाइन दी गई थी। मैं एग्री करता हूं। देखें, कभी भी सियासत में जो लोग आते हैं ना, हमारे पास हमारी स्ट्रगल 25 साल की स्ट्रगल थी। 25 साल बाद जब हम 2018 में आए, बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारे लिए भी नए थे। अब हमें अंदाजा नहीं था कि पहले 3 महीने में आते साथ ही ये जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अचानक $7 अरब पे आ जाएंगे, और जो हमने रीपेमेंट करनी थी फॉरेन वो $12 अरब पे खड़ी थी। यानी कि $5 अरब का शॉर्टफॉल जो है ना पहले एक साल में हमें अटैक करने वाला था। तो उस टाइम पे हम चाइना या यूएई या सऊदी अरब से जाके, सो ये ऐसे इश्यूज थे जो एट लार्ज हमारे पास इतने ज्यादा उनका कोई हल नहीं था। इट टुक टाइम। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आती जा रही है, हमें भी अंदाजा हो गया चीजों को हैंडल कैसे करना है। बट अगर आप अगर अनबाइस्ड व्यू से, मैं या मजहर साहब या हम तमाम जितने ऑनरेबल कुलीग्स बैठे इसको देखें तो ये चीजें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भेजती हैं। अवाम में एक इत्मीनान आता है कि उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका हुक्मरान जब वो बात करता है, कम से कम ही इज नॉट शाय ऑफ एनीथिंग। उसको किसी चीज की एम्बैरेसमेंट नहीं है, किसी चीज के ऊपर वो कहते हैं ना, वो सरकार पंजाबी के लफ्ज वो काना नहीं है। मतलब ही इज ओपन टू ऑल फ्रंट्स कि ठीक है मुझ में कमी बेशियां होंगी, मुझ में कहीं कोताहियां होंगी, बट आई एम स्ट्रगलिंग। मैं उस रास्ते पे जरूर जा रहा हूं जिसका मैंने आपसे वादा किया था, जिस बेस पे आपने मुझे, जिस मैनिफेस्टो पे आपने मुझे 2018 का इलेक्शन दिया था, मैं उस रास्ते पे जरूर चल रहा हूं। हाँ, मैं समझता हूं अगर कमी या कोताहियों की वजह से अवाम ने कोई फैसला करना है तो 2023 का इलेक्शन 2 साल बाद आ जाएगा, और अवाम को पूरा राइट है अपनी एक्सरसाइज करने का, अपनी फ्रीडम ऑफ वोट को राइट करने का। बट मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का इस तरह खुले दिल से इजहार करना और ओपन एंडेडली उनके व्यूज को सुनना, कई लोगों ने कैबिनेट पे आज तनकीद भी की, कई लोगों ने वो शुगर पॉलिसी तरीन साहब के वाले से भी उठाया, तो उन्होंने बड़े खंदा पेशानी से इन चीजों को सुना। एंड आई पर्सनली फील कि ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर को भी एहसास हो कि आम आदमी के इश्यूज वो कैसे पहुंचते और उनको एड्रेस कैसे करना है। जरा मेरे साथ रहेगा मजहर अब्बास साहब। सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी 2-3 सवाल आपके सामने रखूंगा। एक तो कश्मीर के हवाले से, चूंकि इस पर बहुत बात हो रही है, मैं आपका नुक्ता से भी जानना चाहूंगा। भारत जो है वो बातचीत करना चाह रहा है, हम जो है हम भी, जाहिर बात है पाकिस्तान भी कहता है कि टेबल में बैठ के तमाम मामलात होने चाहिए, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये मशरूत है 5 अगस्त 2019 की साबिक़ा पोजीशन बहाल होती है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। आपका क्या ओपिनियन है? पीस के डिविडेंड्स अपने होते हैं, सीज़फायर इस वक्त है, 26 फरवरी 2021 को डीजी एम्बोस के दरमियान जो मामला तय हैं, टिल टू डेट फायर बंदी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि इस कंडीशन के साथ मामला आगे बढ़ सकते हैं और भारत और पाकिस्तान को खुले ज़हन के साथ बातचीत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए अनवर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ऑन जो बात कह रहे थे, जी। बहुत अच्छी बात है कि वजीर आजम इंटरेक्ट करते हैं और यही एक अच्छा है। एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का यही काम होता है कि अवाम से इंटरेक्ट ज्यादा करें, लेकिन ये ना कहें। देखिए कि आप इनएक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपकी टीम इनएक्सपीरियंस नहीं थी, आपके साथ ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 14 मिनिस्ट्रीज भुगताई हुई हैं, जिन्होंने 3 हुकूमतें भुगताई हुई हैं। तो या तो उन्होंने आपको मिसगाइड किया
اور ظاہر ہے اس کے نتائج جو ہے رائٹ پیپل فار دا رائٹ پلیس ہی اگر آپ سلیکٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کبھی بھی اچھی ٹیم سلیکٹ نہیں کر پاتے. اس سوال کا جواب وزیر اعظم کا کنونسنگ نہیں تھا. جس سوال کوشچنر نے پوچھا, انہوں نے کہا ٹیم تبدیل کر دوں گا. نہیں, مجھے سوال بھی یاد ہے, مجھے جواب بھی یاد ہے پوری طریقے سے. میں نے وہ پوری بات چیت سنی ہے. اچھا, اس نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ عمرے کی عادت سے واپس آئے ہیں, ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے وزراء اور مشیروں سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. جی, اس کا جواب کیا دیا انہوں نے کہا بعض بہت اچھا کام کرتے, 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, بعضوں کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی. ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میرے بہت سے وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں تو 4 وزراء جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا میرے 4 وزراء اچھا کام نہیں کر رہے, انہوں نے کہا جو اچھا کام نہیں کرے گا وہ چلا جائے گا. جو کسی مشیر کا, یعنی انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن نہیں شو کی. کیا یہ ایک ایماندارانہ جواب تھا؟ میرے خیال میں اگر یہ ایماندارانہ جواب تھا تو پھر اتنی مرتبہ کابینہ میں ری شفل کیوں ہوا؟ آپ کہتے کہ میں نہیں ہوں مطمئن, یہ کوئی غلط اسٹیٹمنٹ تھوڑی ہوتا. جی, جبھی تو آپ تبدیل کرتے ہیں. آپ کہتے نہیں ہوں میں مطمئن. بالکل میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر کی بات چیت کرنا, سوالات آنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. اس سے امیج اچھا ہوتا ہے, امیج بلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. عمران خان ایک بہت اچھے مارکیٹ مینیجر ہیں. مینیجر سے مراد یہ کہ وہ ایک بہت اچھا برانڈ پیش کرتے ہیں, لیکن اس برانڈ کا ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا, مجھے وہ برانڈ 2018 میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا. 2021 میں وہ برانڈ مجھے اس لیے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اس میں سے بہت سی چیزیں نہیں ہوئی. ٹھیک, مجھے کہا گیا کہ ہوں گی لیکن نہیں ہوئی. تو آپ برانڈ ایسا پیش کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ لوگوں کی اتنی ایکسپیکٹیشن نہ ریز کریں, لوگ خود کہیں پلٹ کے کہ نہیں پرائم منسٹر نے دیکھیں یہ بہت اچھے کام کیے ہیں, یہ کام بہت اچھے ہوئے ہیں. اگر سڑک بنے گی تو کوئی بھی اگر یہ کہے گا یہ سڑک نہیں بنی تو وہ جھوٹ بولے گا, وہ خود نظر آئے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف وزیر اعظم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کی پرواہ نہ کریں. ہم نے دیکھا ہے بہت سی گورنمنٹ کو بہت سا خراب میڈیا ملا ہے, لیکن الیکشن میں کیا ہوتا ہے, الیکشن میں ان کو ووٹ ملتے ہیں. ٹھیک, ووٹ ملے نا الیکشن میں. تو یہ اس لیے جہاں تک اس سوال کا آپ نے پاکستان انڈیا, ذرا اس کا جواب پہلے لے لوں میں. مظہر بھائی آپ کی اجازت سے ذرا آن سے اس کا جواب لے لوں جو آپ نے سوال. اور عباس صاحب اس پہ کچھ رسپونڈ کریں گے جو کابینہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور جو مظہر عباس صاحب کا جواب ہے؟ اب میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب پچھلے جو 2 ماہ سے اس پہ گفتگو چل رہی ہے, کافی ساری ریشفلز ہوئی ہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں ٹیم کو ان کا ڈسکریشن ہے کہ ٹیم کو آگے کھلانا ہے, پیچھے کھلانا ہے, کس منسٹر کو کہاں لگانا ہے, اینڈ ہی از پرفیکٹلی فائن. میرے خیال میں حکومت الحمدللہ بہت زبردست پرفارم کری. ایشوز پتہ کیا سر, جو کہ مظہر بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب ہم عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے تو ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ یقیناً بہت مائکرو ایشوز پہ بھی تھے کہ ہم نے سمجھا تھا, ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ شاید ہم آٹے کے ایشوز یا گھی کے ایشوز. تو پرائم منسٹر صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو اوور آل اکنامک فگر دیکھ لیں, ہماری چیزیں کوئی بری نہیں ہے. یس, ہم اس لیول پہ, اس آپٹیمم لیول پہ جس کا obviously آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اچیو نہیں کر پاتے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ ریفارمز کی بات کی ہے مظہر بھائی نے مجھ سے پہلے کہ سول ریفارمز ہم نے کیوں نہیں کیے, ہم نے کیے. عشرت حسین صاحب کی منسٹری موجود تھی, ہی واز ورکنگ آن اٹ, لیکن اس میں کچھ آئینی ایشوز بھی آ گئے. پارلیمنٹ میں میجورٹی نہ ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. لاہور ہائی کورٹ کا اس کے اوپر اسٹے دے دینا, مطلب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی. اس کے جو آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کرنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی سپر ہمارے وہ نہیں ہے, تو وہ ان کا مقصد ان آبسٹیکلز کی طرف تھا کہ دیکھیں اب فار ایگزامپل ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, کسی 10 ارب درخت لگانے, اب کہیں پہ وہ درخت لگ سکتے ہیں, سندھ میں درخت نہیں لگ سکتے. اب اگر گلگت بلتستان میں بارشیں نہیں ہوتی اور درخت لگ جاتے ہیں تو وہ پہاڑوں کے اوپر وہ درخت نہیں اگیں گے. یہ وہ جو آبسٹیکلز ہیں, مطلب ہمارا ویژن ہے, ہماری سوچ ہے بڑی, لیکن آبسٹیکلز کہیں نہ کہیں آتے رہیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ایک لیوے کریٹ کیا, لیوریج کا, کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر منسٹر بہترین پرفارم کر رہا ہو. کئی بہت زیادہ آؤٹ کلاس
क्लास कर रहे होते हैं, हमाद अजहर आउट क्लास कर रहा होगा और बहुत सारे मिनिस्टर आउट क्लास कर रहे होंगे, लेकिन कहीं पे कोई कमी बेशी भी आ जाती है, लेकिन ओवरऑल टीम का जो सिनेरियो वो तो कैप्टन खुद डिफाइन कर रहा होता है कि मेरी पेस कितनी जा रही है, तो वो हिसाब से मेरे को बात कर रहे थे सर। ठीक है, जरा अब मजहर साहब कश्मीर का बताएं, फिर मैं शहजाद साहब से पूछता हूं उनका भी, चूंकि बल्कि अगर आप इजाजत दें तो शहजाद साहब अगर आप सर इसका जवाब दे दें कश्मीर का, फिर मजहर साहब दे देंगे। शहजाद चौधरी साहब जी सॉरी, सवाल दोहराइए। सर मैं इस पे जरा सवाल भी करना चाह रहा था, फिर मजहर साहब भी इसका जवाब देंगे और नवाज भी देंगे। सर ये जो चूंकि आप बैक चैनल डिप्लोमेसी में रहे हैं, मेरे इल्म में है, अब दोबारा बातचीत की मीडिया में अब बात हो रही है, सियासी हलकों में बात हो रही है और सवालात हो रहे हैं कि भारत की जानिब से भी कुछ खैर सगाली के पैगामात आए हैं, पाकिस्तान ने भी उसका पॉजिटिव जवाब दिया। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया और कहा कि जब तक से 5 अगस्त 2019 की पोजीशन कश्मीर की साबका नहीं बहाल की जाती तो भारत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकती। सीज फायर की भी मैंने बात की। मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा सर, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इन द रेलम ऑफ पाक इंडिया रिलेशंस, और ये जो वज़ीर आज़म साहब ने इसको मशरूत किया, आप समझते हैं मोदी सरकार इसका कोई मुस्बत जवाब देगी? देखिए, पहला जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान इंडिया के बीच में मामला दुरुस्त होने की, उसमें जरूरत है कि दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए और दोनों तरफ इस पर राजी जी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर हम उन्हीं चीजों पे रहेंगे जो कि आज तक हमारे स्टांस का हिस्सा है, हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, तो 73 साल से तो ये हल नहीं हो पाया। इसलिए दोनों साइड्स को ये तय करना है कि अगर हमने इस मामले को आगे मूव करना है, किसी रेजोल्यूशन तरफ लेके जाना है, तो क्या हम अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा हिलने के लिए वहां से जो सख्त हमने पकड़ के रखी हुई जगह, क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। और अगर उसमें एक भी साइड अगर इशारा दे के ये बाद में अपना रास्ता वापस ले लेती है और कहती है कि हम नहीं तैयार अपनी पोजीशन से हटने के लिए, तो फिर दूसरी साइड भी फौरन उसी जगह पे चली जाती है और वो अपनी पोजीशन को रीस्टेट कर देती है। ऐसी सूरत में आप जो 73 साल वाली पोजीशन पहले होती है उस पर वापस चले जाते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम को ये फैसला करना है, बल्कि पाकिस्तान को ये फैसला करना है, इसके ऊपर ये कोई हुकूमत नहीं कर सकती। ये मामला इतना गहरी नौयत का है, इतना गंभीर है, इतना पुराना है, इतना हमारे जज्बात के साथ नत्थी है कि इसको कोई हुकूमत अपने तौर पे मामले को हल नहीं कर सकती। इसमें पाकिस्तानी अवाम को जिस तरीके से हमारे जज्बात हैं, जिस तरीके से 73 साल में हमारा एक जहन बना हुआ है, उसको अगर हमने एकदम से बदलना है तो एकदम से बदला नहीं जाएगा। उसके लिए कोई ना कोई डिबेट, कोई ना कोई बातचीत, लेकिन हम बातचीत तब करें अगर भारत के अंदर भी ये बातचीत हो रही हो। अगर भारत के अंदर ये बातचीत नहीं हो रही तो पाकिस्तान क्या करता है, पीछे आ जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ मसाइल क्या है किसी भी मसले को हल करने के लिए, लेकिन खास तौर पे इस किस्म के मसाइल के लिए, ये देखिए इसके ऊपर सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल मफाद सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे हर हुकूमत, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की थी, पीपल्स पार्टी की थी, या अब पीटीआई वाली है, सबकी कोशिश होती है अपने दौर में कि भारत के साथ कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो ही वो उधर चलते हैं तो कोई ना कोई नारा ऑपोजिशन की तरफ से लग जाता है कि मोदी का यार कोई कह देगा, कोई कुछ कह देगा, बेच दिया कश्मीर, बेच दिया। तो ऐसा होता है कि सियासी नुकसान इसका इतना बड़ा है कि वो हुकूमत जो भी होगी वो वापस अपने ट्रैक्स में आके रुक जाती है और आगे मामला तय हो नहीं पाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या भारत भी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या भारत ने वही अपनी हठधर्मी इस्तेमाल की हुई है। अगर हठधर्मी दिखाई हुई है तो फिर पाकिस्तानी कोई भी कोशिश कर ले वो उस रास्ते पे आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरा, मेरे ख्याल में कि इस हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो ये हैं कि जिस किस्म की पोलराइजेशन हमारे माहौल में आ चुकी है, जिस तरह का हमारा इंटेलिजेंशिया, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी, एलिट्स, ये आपस में डिवाइड हो चुके हैं, इतने पोलराइज हो चुके हैं कि जब भी कोई एक साइड कुछ काम करने की कोशिश करती है तो दूसरी उसके खिलाफ नारे लगाती है, और ये मिल मिला के सब के सब, मिसाल के तौर पे इस वक्त इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है, उनकी हुकूमत को कॉर्नर किया जा रहा है, ना सिर्फ पार्लियामेंट में, हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे डिस्कशंस में, हमारी बहसों के अंदर, कि जी इस हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया। अब वो कश्मीर का सौदा करने की बजाय वो जब वापस आता है तो फिर 73 साल बाद पहले वाली पोजीशन पे चला जाता है और कोई उम्मीद नहीं भर आती कि इसका मामला कभी हल भी होगा या नहीं होगा। फाइनली एक वक्त हर कौम के में आना होता है जिसपे उसको ये फैसला करना है कि जो स्टांस मैंने रखा है इसका मुझे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, या अगर मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करूंगा तो फायदे ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब उसके अंदर कश्मीर के लोगों का भी मामला है, कश्मीर का भी मामला है, पाकिस्तान का भी मामला है, पाकिस्तान की मुआशी चीज का भी मामला है। तो ये जब तक एक होलसम तरीके से, मरबूत तरीके से इन तमाम चीजों को डिस्कस नहीं किया जाएगा, बहस में नहीं लाया जाएगा और इस पर गौर फिक्र नहीं होगा, उस वक्त तक बहैसियत कौम, बहैसियत पॉलिटिकल लीडरशिप
बहसियत सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स कोई भी अपने तौर अपने तय इस चीज पे आगे बढ़ने के लिए ना वो तैयार हो सकता है और ना ही उसके अंदर हिम्मत होती है कि वो आगे बढ़े। वेल पुट अप। मजर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पोलराइजेशन है हमारे मुख्तलिफ तबकात में और कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की एक अपनी पोजीशन है, एक प्रिंसिपल पोजीशन है, उससे बैक ऑफ तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इस सिचुएशन में क्या वो वेज एंड मीन्स है जिसमें थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि अभी हम आगे चल के थोड़ा सा फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मकबूजा वादी में सूरत हाल तो वहीं जूं की तू है। भारत अपनी जगह खड़ा है, अगरचे कोरोना वायरस की ने लपेट में लिया हुआ है। ऐसे में क्या स्पेस मिल सकती है दोनों ममालिक को कि वो इस पे बातचीत को आगे बढ़ा सकें? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि बहुत सी चीजें होती हैं अबव पॉलिटिक्स। जी, हमने आज तक कोई अपनी नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई। हम ये तो कहते हैं ये फला स्टैंड हमारा प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। अगर एक चीज प्रिंसिपल्ड स्टैंड है तो फिर हम गद्दारी के सर्टिफिकेट क्यों बांटने शुरू कर देते हैं? यानी जहां किसी ने आपके व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लिया, वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। जी, हमारे यहाँ गद्दार कम मुहिब्बे वतन, हमारे यहाँ गद्दार ज्यादा मुहिब्बे वतन कम पैदा हो रहे हैं। यही हमारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं हम। अब कश्मीर है या टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है, इस पे कोई नेशनल पॉलिसी क्यों इवॉल्व नहीं करने में हम नाकाम रहे? इसलिए नाकाम रहे हैं क्योंकि हम हर चीज को, हर इशू को इतना पॉलिटिसाइज कर देते हैं इंटरनली कि हम उस पर कोई कंसेंसस बना ही। अच्छा मगर इसमें मीडिया भी थोड़ा अपना रोल अदा करते हैं इसको ज्यादा पोलराइज करने में, पोलिटिसाइज करने में। मेरे भाई, मीडिया तो उस वक्त करता है ना जब आप एक पोलराइजेशन होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पोलराइजेशन। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ में लाख इख्तलाफा सही, नवाज शरीफ करप्ट होंगे, शरीफ फैमिली करप्ट होगी, जरदारी करप्ट होगा, क्या इस इशू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज, इस इशू के ऊपर किसी का एक व्यू हो सकता है? लेकिन वो मुल्क को बेच सकता है। हमने यहां तक लोगों को, लीडर्स को अपने अक्यूज किया है कि इन्होंने मुल्क बेच दिया है। मतलब हम सोचते ही नहीं है इस चीज से। आप मुझे बताएं, जब आप ये पोजीशन लेंगे तो चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, नवाज शरीफ वजीर आजम हो, आसिफ जरदारी सदर हो, आप कभी भी नेशनल वो नहीं बनाएंगे। 70s में शहजाद साहब मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, 70s में कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जी, जब भुट्टो की हुकूमत बनी। लेकिन जब शिमला जाना हुआ तो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, ऑपोजिशन को एतमाद में लेकर ऑपोजिशन के एतमाद के साथ इंडिया गए। जुनेजो जेनेवा जा रहे थे, बहुत से जुनेजो से ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के इख्तलाफात थे। जुनेजो ने सारी जमातों को बुलाया और सारी जमातों का कंसेंसस के साथ जुनेजो गए। तो बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसपे आप इन कैमरा सेशन कर लें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया करती है, ठीक, गवर्नमेंट लोगों को, आप सिविल सोसाइटी को बुलाएं, आप मीडिया से इंटरेक्ट करें कि यार ये इश्यूज ऐसे हैं, इस पे हमें यकजबान होना चाहिए, इस पे हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए। चाहे आज एक जमात की हुकूमत हो, कल दूसरी जमात की, इस इशू के ऊपर हम इस बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकल सकते। अगर किसी का एक फर्ज करें नवाज शरीफ कोई बहुत आगे जा रहे हैं या मुशर्रफ बहुत आगे चले गए थे, तो उसका तरीका यही था कि हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बजाय इसके कि हम मुशर्रफ को। अब आप समझते हैं वक्त है कि इसका भी गुफ्तगू करनी चाहिए? एक आर्मी चीफ के बारे में मेरा मुशर्रफ से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन एक आर्मी चीफ के बारे में हम ये नैरेटिव के उसने जाके कश्मीर भेज दिया, तो फिर उसके आगे फिर रह क्या जाता है? ठीक कह रहे, फिर क्या रह जाते हैं? मैं ऑन आपसे भी जानूंगा, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? नेशनल डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया में डिबेट इनिशिएट हो, पार्लियामेंट में डिबेट हो, सिविल सोसाइटी में डिबेट हो, कि कम से कम नेशनल इश्यूज पे व्हेन इट कम्स टू कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी वी आर ऑन वन पेज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड आर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और इसके लिए इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आना चाहिए? I 101% एग्री कि जो मदर साहब ने फरमाया कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए। पैट्रियटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर और जो नैरेटिव बिल्ड होता है ना, सिर्फ सियासत के चक्कर में, कुछ ऐसे एरिया जरूर होने चाहिए जो कि नो गो एरियाज हों।
اور وہ سب کے لیے, وہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ ہو, کچھ ایریاز اور کچھ ہمیں جو ایک گراؤنڈ رولز ہیں وہ شاید ایز اے نیشن ہمیں طے کرنے چاہیے کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 پہ انیکس جو ہو گیا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. لیکن بہت ساری ایشوز دیکھیں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں شاید کہ نومبر 20 کے بعد جب سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں, دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا جو وزٹ تھا سعودی عربیہ میں اور تھوڑا سا ان کی طرف سے لینینسی تھی ٹورڈز پاکستان, یہ اسی امریکن جھکاؤ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک سائڈ پہ کیا ہے, اور سعودی عربیہ کا ترکی سے اپنے تعلقات بحال کرنا, ان کا اپنا قطر سے ایران سے تعلقات بحال کرنا, اور پاکستان اور چائنا کا اس پوری جغرافک میں ایک بڑی امپورٹنٹ رول میں ہونا, یہ ایک لارجسٹ نیکسس ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے فیوچر میں, جس کو پرائم منسٹر عمران خان یا آنے والی گورنمنٹ جو اس کو بہت اچھے طریقے سے اس اپرچونٹی کو گراسپ کر سکتی ہیں. لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, وہ ہمارے ایک نیشنل ایگو کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو شاید کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب جو ایسٹرازینیکا ہے جو کہ ہمیں گیوی کوویکس نے یونیسیف کے تعاون سے, WHO کے تعاون سے ہمیں دینی تھی, وہ 4,80,00,000 جو ویکسین تھی وہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بنا رہا ہے. اب اتفاقاً یہ ہے کہ مہاراشٹر میں وہ جہاں بن رہی ہے, انڈیا میں جہاں وہ بن رہی ہے, وہاں پہ آلریڈی اتنی بڑی کووڈ آ گیا کہ وہ سپلائی نہیں کر پا رہے, لیکن فیوچر میں ہمیں ان سے لینا پڑے گا. لیکن جب ہماری گورنمنٹ نے کسی ایک ٹائم کے اوپر یہ سوچا کہ ہم جب گندم وہاں سے سستی منگوا سکتے تھے, ایک نیشنل ایگوسٹک ایشو بن گیا. سو پروبلی رولز کو ہمیں کہیں نہ کہیں طے کرنا پڑے گا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, آپ کو کہیں پہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو اس کا مقصد کشمیر بیچنا نہیں ہے. جیسے کہ مظہر صاحب نے فرمایا کہ کشمیر اور وہ جو ایگوسٹک ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ اسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ایک بینیفٹ ہے سوسائٹی کو, آپ کی عوام کے لیے, اور آپ ایک انٹرنیشنل ارینا میں موو کرتے ہیں جہاں آپ کی ایک الائنس بلٹ ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ لارجر براڈر اسپیکٹ میں آپ کے بہت فائدہ دے سکتی ہے آپ کی اکانومی کو, آپ کو ایز اے نیشن گرو کرنے میں, تو پرابلی ان جگہوں پہ گراؤنڈ رولز میں ریلیکسیشن, کہیں آپ کی پیٹریاٹزم کے اوپر کمپرومائز نظر نہیں آئے گا, آپ اس کو دھکا نہیں لگا سکتے. تو خاص طور پہ اگر آپ کی ذات زیادہ پالیٹکس کھیلتے کھیلتے آپ اس کو بہت دور بھی لے کے جا سکتے ہیں اور آپ اس کو نیشنل لیول پہ کہیں مینٹین کر سکتے ہیں. بٹ آئی 100% اگری وتھ چوہدری صاحب اینڈ مظہر صاحب کہ کوئی لائنز طے کرنی پڑے گی ایز اے نیشن کہ وہ کون سی لائنز ہیں جہاں سے نیچے جانا بھی خطرناک ہے اور جہاں سے اوپر اڑنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے ریڈار میں. شہزاد چودھری صاحب, سر یہ لائنز ہمیں طے کرنا ہوں گی. میں چاہوں گا کہ آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا. آئی فیل پینڈ جب فلسطینی ویژولز ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصی میں کہ جس طرح نمازیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بمبس وہاں پھینکے جاتے ہیں, مسجد کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اور شیخ جراح میں جو آکوپیشن کو آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر رمضان کے آخری ایام میں مسلمانوں پہ, فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں. سر اس کے لیے کیا لائنز ڈرا ہونی چاہیے, کیا رول ادا کر سکتی ہے مسلم امہ؟ اسی طرح خاموش تماشائی بن کر دیکھیں گے ساری صورتحال کو شہزاد صاحب؟ اب میرا خیال ہے مسلم امہ نے تو فی الحال اسرائیل کے ساتھ کچھ تعلقات قائم کیے ہیں. پہلی تو اس کو سنبھالنا ہے کہ وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسرا, جو کچھ شام, عراق اور لیبنان میں ہو چکا اب تک, اور وہ تینوں ملک تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بس نام میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ان کا جو حال ہے اس کے بعد تو وہاں سے جہاں پر اسرائیل کو تھریٹ محسوس ہوتا تھا یا کوئی وہاں سے تھریٹ ڈیولپ ہو سکتا تھا, وہ تقریباً آلموسٹ نیوٹرلائز ہو چکا. ٹرمپ کے 4 سال اسرائیل کے لیے ایسے تھے جیسے کہ گاڈ سینڈ ہیں اس کے لیے, کہ اللہ کی طرف سے انعام تھا اس کے لیے. اس میں اس کے ہر معاملہ جو تھا وہ درست ہوا, اس کو طاقت بھی, پہلے بھی طاقتور تھا اور طاقت بھی ملی. اس کے بعد جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو اس کے اوپر ابھی تک اس آئسولیشن تھی اس کے اندر کمی آئی. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل اب اپنے اس زوم میں, اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پر کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو پہلے شاید کسی جھجک کی وجہ سے یا کسی نہ کسی بائنڈ کی وجہ سے نہیں کر پاتا تھا, اب وہ آپ کو کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بالکل واضح طور پہ یہی کچھ وہ غزہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں. بدقسمتی کیا ہے فلسطینی معاملے کی, ہم کشمیر کی تو بات کرتے ہیں اور کسی دن فلسطین کے اوپر بھی اتنی بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ فلسطینی بھی اپنا راستہ کہیں نہ کہیں کھو چکے, جہاں آپ نے غزہ اور ویسٹ بینک میں سپلٹ کر دیا, ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور وہ بٹ گئے اب 2 حصوں کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر ان کی جو تحریک تھی اس کے اندر اس قسم کی جان نہیں رہی جو کہ یکجا ہو کے, یکسو ہو کے وہ ابھی تک 1970 کی اوائل 1980 تک, جہاں لیڈرشپ کمپرومائز ہو جائے, وہاں پر جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کے پیچھے لگے. میرا خیال ہے کہ پیس اکارڈز, چاہے وہ اسلو میں تھے, چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ پہ تھے, میرا خیال ہے انہوں نے فلسطین کی کاز کو کوئی فائدہ بہت نہیں پہنچایا, نقصان پہنچایا. بہت کیئرفلی اس لیے ہر ایسے مسئلے پہ چلنا چاہیے
اگر ہم کشمیر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں مکمل احاطہ اور ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو کیا ملے گا اور پاکستان کس طریقے سے کشمیریوں کے لیے فائدہ کر سکتا ہے اگر ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ وہ حال جو کہ فلسطینیوں کا ہو رہا ہے کہیں کشمیریوں کا بھی آئندہ چل کے نہ ہو۔ مظہر صاحب، یہ جو پیرل ڈرا کیا ہے سر، اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جو انہوں نے شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو ویسٹ بینک اور غزہ میں اپنے آپ کو منقسم کر کے اپنے کیس کو کمزور کیا، اور لیڈرشپ جہاں پر کی کلیئرٹی نہ ہو تو جو فالوورز ہیں وہ بھی ان کو پھر رستہ نہیں ملتا، اور وہ پھر اسی طرح انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک تصاویریں جو ہمارے پاس ملتی ہیں فلسطین سے۔ آپ کیا کہیں گے سر، اس کاز کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہمارے میڈیا میں اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی، اس لیے میں ضرور چاہا کہ آپ کا کمنٹ بھی لینا چاہوں۔ دیکھیے، میں اس زمانے میں میں نے لکھا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ یہ عرب اسپرنگ جو ہے یہ بیسکلی عرب اسپرنگ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ شام تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، اور یہ دو وہ ایسے ممالک تھے کہ جو اسرائیل کے خلاف ایک سپورٹ دیا کرتے تھے۔ حزب اللہ رہ گئی، اور اس کے بعد بیروت کا کیا ہوا، عراق پھر تباہ ہو گیا۔ تو وہ آوازیں جو اینٹائی اسرائیل، اینٹائی جوش یا اینٹائی یو ایس اسٹرانگ آوازیں ہوا کرتی تھی مڈل ایسٹ کی، وہ آوازیں ختم ہو گئیں۔ یہ ہم نے دیکھا اس پیریڈ کے بعد جب 70s میں ہماری بومیدین، شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، یاسر عرفات، کرنل قذافی، یہ لیڈرشپ ہوا کرتی تھی، اور پھر ہم نے یہاں دیکھا تو اس کے بعد وہ جان ہی نہیں رہی۔ آج کانفلکٹ کیا ہے؟ آج کانفلکٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کا کانفلکٹ ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے کہ دونوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس پورے میں ایسی موومنٹ جس کو اس پوری عرب ورلڈ کی سپورٹ ملنی چاہیے، وہاں عرب کنٹریز کمپرومائز کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد پیلسٹینین جو پہلے ہی جو ہے وہ پتھروں سے لڑا کرتے تھے، نیستے لوگ تھے، وہ دیکھتے تو لیڈرشپ کی طرف سے، جی وہ دیکھتے تو مسلم ورلڈ کی طرف سے، وہ دیکھتے تو عرب ورلڈ کی طرف سے، تو وہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک کنٹری کے بعد دوسری کنٹری ریکگنائز کیے جا رہی ہے اسرائیل کو، ایک کے بعد دوسری جو جہاں سے انہیں سپورٹ ملتی تھی وہ ان ممالک کو تباہ کر دیا گیا۔ تو ان کی حمایت میں بولنے والی وہ آوازیں جو بہت جاندار ہوا کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب جو آوازیں ہیں وہ صرف لپ سروس ہے۔ اب جو ہے یہ OIC ٹائپ کی جو ہے، اب تو جس عرب ورلڈ میں جہاں ان کا انٹرسٹ یہ ہو کہ اسرائیل سے تعلقات بہتر کریں، امریکہ کے تعلقات بہتر کریں، ایران کے خلاف کوئی ایک محاذ تیار کر لیں، محاذ بنا لیں، جب یہ سوچ پائی جائے گی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں۔ جیسی موومنٹ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ وقت میرا ختم ہوا جا رہا ہے، پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر اورن عباس بپی صاحب، مظہر عباس صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، تینوں موزوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا۔ ہم نے کل آپ کے لیے شو لے کر آئیں گے لیپا ویلی، آزاد کشمیر سے لائن آف کنٹرول کے قریب، کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے تو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں، سیز فائر کی بات کرتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ جو سیز فائر ہوئی ہے 26 فروری 2021 سے اور اب تک جاری ہے، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں۔ کل کا شو ضرور دیکھیے گا۔ آج کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔